प्रिय विद्यार्थियों, एल्गी का जो नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट पेपर में है वो है कारा। वॉल्वॉक्स के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ और उम्मीद है कि आपने उसकी रीडिंग लगा ली होगी। वैसे पीडीएफ आपको भेजी है और उसमें से आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास इसकी बुक हो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम वॉल्वॉक्स को लुढ़कना शैवाल बोलते थे, यहाँ कारा को पत्थर फोड़ा कहा गया है। ऐसा लगता है कि पत्थर को फोड़ के निकला हुआ शैवाल है ये। दरअसल कारा जल स्रोत की तलहटी में पाया जाता है, और मैं इस प्रश्न का उत्तर यही देना उचित समझता हूँ कि इसको पत्थर फोड़ा क्यों कहा जाता है। दरअसल जिस मीठे जल स्रोत की तलहटी में पाई जाने वाली जातियों में पादप की बाहरी सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है, चूना। शीर्ष भाग को छोड़कर बाकी सब भाग कैल्शियम कार्बोनेट से कवर हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर को फोड़कर निकला है, इसलिए इसको पत्थर फोड़ा कहा गया है। क्लियर? अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसे वही थैलोफाइटा, थैलस तो है ही, क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर कारिल्स है, फैमिली कारेसी है, जीनस कारा है, और यहाँ स्पीसीज लिखी है बाल्टिका, कारा बाल्टिका। अक्रेंस या प्राप्ति स्थान के बारे में कहें, क्लासिफिकेशन के साइड में जो दो चित्र दे रखे हैं, ये दरअसल मूलावासों के निकालने के लिए ये तिर्यक पट्ट है, ओब्लिक सेप्टा। इसको मूलावासीय पट्टिका भी कहा गया है, जो आगे आएगा। इसमें दो शाखाएं ऊपर आती हैं, फिर जॉइंट होता है, फिर नीचे दो शाखाएं निकलती हैं, जैसे कि अपने हड्डियों का जोड़ होता है, इस तरीके का एक जॉइंट होता है, और इसके प्रत्येक पट से मूलावास निकलते हैं। अकरेंस प्राप्ति स्थान में देखें तो संक्षेप में कारा की अधिकांश जातियाँ अलवड़ीय जल में, मतलब मीठे जल में, जिसमें लवण नहीं होता है, उसमें पाई जाती हैं, परंतु कुछ जातियाँ समुद्री जल में पाई जाती हैं, खारे पानी में भी पाई जाती हैं। थैलस का स्ट्रक्चर मुख्य रूप से पादप जो होता है वो मूलावास और मुख्य अक्ष में विभेदित होता है। यहाँ मैं आपको इसका चित्र थोड़ा एलाबोरेट करके बता देता हूँ। एक रफ चित्र है ये, फिर भी इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये सबसे नीचे राइजोइड्स हैं, फिर इसकी एक मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस से नोड्स निकले हुए हैं, और फिर ये इंटरनोड, दो नोड के बीच में एक इंटरनोड होता है। और फिर ये जो ब्रांचेज हैं, ये दो प्रकार की ब्रांचेज हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, रेड कलर से स्टिप्यूल्स दिखाए गए हैं, 6 जैसा बना हुआ है, अनुपर्णक कहलाते हैं। ये सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। और जो लंबाई में जो है वो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और ये छोटी वाली जिन पर स्टिप्यूल्स लगे हुए हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच होती है। इसका जो नोड वाला भाग है वो यह विस्तार से दिखाया गया है। ये नोड है, और इसमें से रेड कलर के ये स्टिप्यूल्स निकले हुए हैं। इसमें से नीचे की ओर जाने वाली शाखाएं हैं और ऊपर की ओर जाने वाली शाखाएं। यहाँ पुनः 3 चित्र दिखाए गए हैं। ये मूलावासीय पट्टिका को, या समझ लीजिए जैसा मैंने ऊपर 2 चित्र बताए थे जो क्लासिफिकेशन के साइड में लिखे हुए हैं, उन्हीं का बदला हुआ स्वरूप है। ये तिर्यक पट्ट है जो बीच में है, इसके प्रत्येक पट्ट से एक शाखा निकलती है, और इस प्रकार ये मूलावासीय पट्ट कहलाता है। यह इसको राइजोइडल प्लेट कहते हैं।
सबसे पहले हम लें मुख्य अक्ष। तो इसमें ये भी तिर्यक पट दिखाए गए हैं। मूलावास तंतु में एक कोशिकीय, एक पंक्तिक तथा ब्रांच्ड संरचना होती है जो मुख्य अक्ष की आधारीय पर्व संधि से उत्पन्न होती है। नीचे देखें आपने मूलावास निकले हुए हैं। मूलावासों में एक तिर्यक पट होता है, ऑब्लिक सेप्टा। पटों पर संलग्न कोशिकाओं के सिरे विपरीत दिशाओं में वृद्धि करते हैं और प्रत्येक पट पर 4 या 4 से अधिक कोशिकाओं की ग्रंथल संरचना उपस्थित होती है, जिसे मूलावासी पट्टिका कहते हैं। मूलावास की शाखाएं इसी पट्टिका से विकसित होती हैं। किसी ने इसी पट्टिका से विकसित होती हैं। मूलावासों की सहायता से ही पादप अधोस्तर से चिपका हुआ रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि थैलस 2 भागों में बटा हुआ था, मूलावास और मुख्य अक्ष। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, मूलावास तिर्यक पट्टिका से निकलते हैं और मूलावासों की सहायता से ये पादप जल स्रोत की तलहटी से चिपका रहता है। मेन एक्सिस जो कि चित्र में दिखाया गया है आपको, मुख्य अक्ष जो कि मूलावास से ऊपर का जो पूरा सीधा भाग है ये मुख्य अक्ष है। ये दूसरा भाग है इसका, यह ऊर्ध इरेक्ट, लंबा, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। इस पर एकांतर क्रम में अनेक पर्व एवं पर्व संधियां, इंटरनोड एंड नोड उपस्थित होते हैं। पर्व के अक्ष में एक लंबी कोशिका होती है जिसे अक्षीय कोशिका कहते हैं। यह अक्षीय कोशिका अथवा पर्व कोशिका अनेक वलकुटीय कोशिकाओं से घिरी होती है। जैसे यहाँ टीएस ऑफ नोड दिखाया गया है। तो जो सेंट्रल सेल है ना, ये एक्सियल सेल है, राइट। और इसके चारों तरफ परिधि पर जो कोशिकाएं लगी हुई हैं ये कॉर्टिकल सेल्स कहलाती हैं। इससे निचले पर्व संधि से वलकुटी कोशिका से निचला भाग निचली पर्व संधि से की वलकुटी कोशिका से जुड़ा होता है और ऊपरी कोशिका से ऊपरी भाग जुड़ा होता है। जैसे इसमें दिखाया गया है, रेड कलर का चित्र जो है ये पर्व संधि है। तो इससे निचली कोशिकाओं का भाग जुड़ा होता है, फिर ऊपर से ऊपरी कोशिका का भाग जुड़ा हुआ होता है और इससे अनुपर्णक निकले होते हैं। पर्व संधि समव्यासी कोशिकाओं के समूह में बनी होती है। पर्व संधि में 2 केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, सेंट्रल सेल होती हैं, जो कि 6 से 20 परिधीय कोशिकाओं से घिरी होती हैं और पर्व संधियों पर निम्नलिखित उपांग पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने चित्र के बारे में बताया, सीमित वृद्धि की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इन शाखाओं में 5 से 15 तक पर्व संधियों से बन जाने के पश्चात इनकी वृद्धि रुक जाती है, इसलिए इन्हें सीमित वृद्धि की शाखाएं कहते हैं। इन्हें प्राथमिक पार्श्व, प्राइमरी लेटरल्स अथवा पत्तियां भी कहते हैं। इनकी पर्व संधियों पर जननांग विकसित होते हैं, राइट। नंबर 2, असीमित वृद्धि की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये शाखाएं मुख्य अक्ष तथा सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधियों से उत्पन्न होती हैं। इन्हें कक्षीय शाखाएं अथवा दीर्घ पार्श्व भी कहते हैं, लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं। ये स्पष्ट रूप से पर्व एवं पर्व संधियों में विभेदित होती हैं। इन शाखाओं की वृद्धि असीमित होती है, इसलिए इनको ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। तीसरा भाग है, जो उपांग है, वह अनुपर्णक स्टिप्यूल, जो कि चित्र में रेड कलर से दिखाया गया है, 6 की तरह से, है ना। सीमित वृद्धि की शाखाओं के आधारी पर्व संधियों पर एक कोशिकीय ऊर्ध्व पाए जाते हैं, जिन्हें अनुपर्णक स्टिप्यूल कहते हैं। अनुपर्णक की संख्या उस पर्व संधि पर उपस्थित सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की संख्या के बराबर होती है। जैसे सीमित वृद्धि की शाखाएं 6 हैं तो 6 अनुपर्णक होंगे, 12 हैं तो 12 अनुपर्णक होंगे। तो अब इस अवस्था को एक अनुपर्ण की अवस्था कहते हैं। जब सीमित वृद्धि की शाखा पर 2 अनुपर्ण पाए जाते हैं तब इसे 2 अनुपर्ण की अवस्था कहते हैं। जैसे 6 शाखाएं थीं, 6 अनुपर्णक थे, तो 1 अनुपर्णक की कहलाएंगी। और अगर 6 शाखाएं हैं और 2 अनुपर्णक हैं तो वो
फिर दो अनुपर्ण की अवस्था कहलाएगी। विद्यार्थियों, ये जो थैलस है इसकी बाह्य संरचना आप समझ गए होंगे, और प्रैक्टिकल में ये थैलस रखा जाता है। इसको विदाउट माइक्रोस्कोप नेकेड आई से भी आप देख सकते हैं। और कारा ही एक ऐसा शैवाल है जिसको बिना माइक्रोस्कोप के पहचाना जा सकता है। ये हरे रंग की दूब घास जैसा होता है, और प्रैक्टिकल की क्लास जब होगी तब आपको उसका मटेरियल भी आपको प्रदर्शित किया जाएगा। थैंक यू।